हेलो प्लस टू क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। सिटाडेल जो था वो एक अपर टाउन माना जाता था और लोअर एरिया में जो था वो लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। सिटाडेल जो था वो पब्लिक पर्पज़ के लिए था और उसमें मेन जो फीचर था वो ग्रेड पाथ सिस्टम था। एंड जो लोअर टाउन था वो रेजिडेंशियल एरिया पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था और इसका जो मेन फीचर था वो था प्राइवेसी। और यहाँ पे जो प्राइवेसी एंड ड्रेनेज सिस्टम, आपको मैंने कल भी बताया था कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था। प्राइवेसी को भी वहाँ फोकस किया गया था। जो वहाँ पे 3 तरह के घर हुआ करते थे, डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी एंड क्वार्टर्स। तो जो डबल स्टोरी हुआ करती थी उनको सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए क्या चाहिए होता था, स्टेयर केस चाहिए होता। तो ऐसे घरों के जो स्टेयर केस हुआ करते थे वो भी बाहर की तरफ से ही हुआ करते थे ताकि अंदर का कोई व्यू उन्हें दिख ना सके। और मैंने आपको बताया था कि जो कोर्टयार्ड था या जो उनका स्ट्रक्चर बना हुआ था वो ऐसे बना हुआ था कि बाहर से ही कोर्टयार्ड में आया हुआ इंसान अंदर के रूम्स के व्यू को ना देख सके। तो ऐसे प्राइवेसी फैक्टर को वहाँ यूज़ किया गया था। मैंने आपको वेल के बारे में भी बताया था। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। आज जो हम बात करेंगे वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, जो आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 9 पर है। हम बात करेंगे ट्रैकिंग का मतलब होता है पता लगाना। सोशल डिफरेंस का मतलब सोसाइटी में लोगों में आपस में भेदभाव होना। तो आज हम ये पता लगाएंगे कि क्या उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर या मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के टाइम पर भी सोशल डिफरेंस हुआ करता था, यानी सोसाइटी और इकोनॉमिकल पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों के बीच में डिफरेंस हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ पता लगाने के लिए, सोशल डिफरेंस पता लगाने के लिए किस चीज़ की स्टडी की, वो चीज़ थी बरियल सिस्टम। बरियल सिस्टम आपको पता ही होगा क्या होता है। बरियल सिस्टम होता है जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो वो उसको क्या किया जाता है, बरिड किया जाता है। और इस सिस्टम के बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि क्या वहाँ पर सोशल डिफरेंस हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो जो बरियल सिस्टम था वहाँ पे अगर कोई रिच एक्सपायर हो रहा था, रिच पर्सन एक्सपायर हो रहा था या पुअर पर्सन एक्सपायर हो रहा था तो उनकी बरियल सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस पाया गया है। एक तो उनकी ग्रेव की बात करेंगे, कब्र की बात करेंगे, पिट्स की बात करेंगे। कहता है कि जो बरियल सिस्टम था वहाँ पे अगर कोई रिच एक्सपायर होता है तो उसकी जो ग्रेव हुआ करती थी उस पे बाहर से क्या हुआ करता था, पिट पे ब्रिक्स की लेयर बनाई जाती थी, यानी हम कह सकते हैं बाउंड्री बनाई जाती थी। लेकिन अगर कोई पुअर एक्सपायर हो रहा है तो वो एक सिर्फ नॉर्मल पिट्स हुआ करता था। तो एक तो ये सिस्टम से पता चला कि वहाँ पर सोशल डिफरेंस था। ठीक है। तो जो अगर आपने क्लास +1 में इंग्लिश लिटरेचर में एक चैप्टर पढ़ा हो, डिस्कवरी ऑफ तट, याद हो अगर आपको, तो उसमें बरियल सिस्टम को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया था वहाँ। यानी ये जो इजिप्ट का एक राजा हुआ करता था, तुतन खामन ऐसा इसका नाम हुआ करता था। तो वहाँ पे इसको क्या किया गया था, इसकी डिस्कवरी की गई थी। तो जब वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया था कि तट के साथ साथ उसको काफ़ी लग्जरीज आइटम, रॉयल आइटम्स भी साथ बरिड की गई थी, जैसे जेम्स हो गए, एक्सपेंसिव मेटल्स हो गई, गोल्ड हो गया, अच्छा खाना हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बरिड की जाती थी। माना जाता था कि नेक्स्ट बर्थ में ये सारी चीज़ें उनको आगे काम आई जाती थी। ये एक लोगों के मन में बिलीफ हुआ करता था। तो इन्हीं चीज़ों से पता चल रहा था कि जो तट था वो काफ़ी अच्छे राज्य का राजा हुआ करता था। तो ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने सोशल डिफरेंस को पता लगाया। किससे? बरियल सिस्टम से। जो बरियल सिस्टम था, अब ग्रेव सिस्टम से आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पे सोशल डिफरेंस जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था। उसके साथ साथ अगर कोई रिच पर्सन एक्सपायर हो रहा है तो उसके साथ क्या बरी किया जाता था? जेम्स, प्रीशियस मेटल, कॉपर मिरर एक्सेट्रा।
लेकिन अगर कोई पुअर एक्सपायर हो रहा है तो उसके साथ क्या बरीड किया जाता था? बीड्स, स्टोन्स मेड ऑफ सैंड एंड स्टोन। मतलब अगर एक पुअर एक्सपायर हो रहा है तो उसके साथ बीड्स या स्टोन्स को बरीड किया जाता था, और जो बीड्स होते थे वो सैंड या स्टोन के बने हुए हुआ करते थे। तो इन चीज़ों से भी पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या था, सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जब कोई रिच एक्सपायर हो रहा था तो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे उसके बरीड ग्रेव्स में, और वो जो आर्टिफैक्ट्स थे वो प्रीशियस मेटल के बने हुए करते थे। आर्टिफैक्ट्स का मैं आपको बता दूं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, वो प्रीशियस मेटल्स के थे। लेकिन अगर कोई पुअर एक्सपायर हो रहा है तो आर्टिफैक्ट्स पाए गए, लेकिन वो कौन से थे? मेड ऑफ क्ले के थे, जैसे वेसल्स हो गए, पॉट्स हो गए, ऐसा। तो इन 3 पॉइंट से हमें पता चलता है कि वहाँ पर यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी मोहनजोदारो में भी क्या हो रहा था, सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था। एक तो हमें कल उनके हाउस सिस्टम से भी पता चला, 3 टाइप्स के हाउस दिखाए गए थे, यानी इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था। किसी ने डबल स्टोरी बना रखा था, किसी ने सिंगल स्टोरी, और किसी के क्वार्टर्स हुआ करते थे। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस सिविलाइजेशन में भी क्या किया जा रहा था, सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट किया जा रहा था। एक मेन पॉइंट और भी है, कहता है कि 1980s के मिड में पता चला, 1980s के मिड टाइम में पता चला कि जब कोई मैन एक्सपायर होता था यानी मेल एक्सपायर होता था तो उसके साथ क्या बरीड किया जाता था? 3 शेल रिंग्स बरीड की जाती थी, जो उसके स्केलेटन में नेक पोर्शन पे रखी जाती थी। और कहीं कहीं पर ग्रेव्स में क्या मिले? कॉपर मिरर्स मिले, जिससे पता चला था कि ये प्रीशियस मेटल है और यहाँ पर सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हम ये भी जान सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो रॉयल बरियल सिस्टम में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर क्या मिल रहे थे? ऐसी चीज़ें मिल रही थी, ऐसी चीज़ें बरीड की जा रही थी जो ये बिलीव किया जाता था कि इन्हें आगे अपनी डेली लाइफ में यूज़ होंगी। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लुकिंग फॉर लग्जरीज। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लीज़ इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें साथ साथ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे लुकिंग फॉर लग्जरीज़ की। कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन सारी चीज़ों को ब्रॉडली क्लासीफाई किया था 2 चीज़ों में, 2 पार्ट्स में। वन इज़ लग्जरीज एंड अदर इज़ यूटिलिटेरियन मतलब ऐसी चीज़ें जो डेली लाइफ में यूटिलाइज होती हैं, एंड लग्जरीज ऐसी जो वहाँ पर बहुत ही रेयर पाई गई, ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में पाई गई, दैट इज़ कंसिडर्ड इन यूटिलिटेरियन कैटेगरी। एंड जो चीज़ें वहाँ पर रेयर पाई गई दैट इज़ लग्जरीज आइटम्स। तो ये यूटिलिटेरियन में क्या आ गया था? नीडल्स, पोट्स, वेसल्स। ये जो वहाँ पर चीज़ें पाई गई ये लोकल मेटल से पाई गई, यानी ऐसी मेटल्स जो उस एरिया में अवेलेबल थी। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? यूटिलिटेरियन कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन लग्जरी आइटम में हम क्या रखेंगे? एक वहाँ पर मेटल हुआ करती थी जिसे वो इंपोर्ट किया करते थे, फैंस। इसकी क्या बनाई जाती थी? नीडल्स, पोट्स एंड वेसल्स बनाई जाती थी। ये एक ऐसी मेटल है जिसको मेल्ट करके उसका कलर चेंज करके फायर के थ्रू और फिर इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था, और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ काफ़ी रेयर मिले, इसलिए ये कहा गया है कि जो फैंस थी वो क्या थी? एक लग्जरी आइटम थी। तो ये जो फैंस की जो नीडल्स, पोट्स और वेसल्स थी ये कहाँ पर पाई गई? ज़्यादातर हड़प्पन सिविलाइजेशन में और मोहनजोदारो
सिविलाइजेशन में पाई गई, लेकिन जो सैंड की यानी क्ले की या लोकल मेटल्स की जो नीडल्स, पोर्स और वेसल्स थे वो कहाँ पाए गए? कालीबंगन में पाए गए। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है प्लीज़ नोट डाउन कर लें। कालीबंगन में क्या पाए गए? लोकल मेटल्स की नीडल्स, पोर्ट्स और वेसल्स बरीड की गई थी, वो पाई गई। लेकिन हड़प्पन और मोहनजोदारो में ज़्यादातर फैंस की नीडल्स, वेसल्स और पोर्ट्स पाए गए, जिन्हें हम लग्जरी आइटम्स में इंक्लूड करेंगे। तो हम इन बातों से कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम भी क्या हो रहा था? इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ फाइंडिंग आउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 10 पर है। अब हम ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थी वो कैसे पाई गई। एक जगह का नाम है चन्हुदारो। वो एक छोटी सी जगह थी 7 हेक्टेयर्स की, वहाँ पर भी क्या हो रहा था? क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन मोहनजोदारो जो 125 हेक्टेयर्स की जगह थी, वहाँ पर क्या हो रहा था? बहुत ही बड़ी अमाउंट में क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। और ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था, इसमें मेनली क्या किया जा रहा था? बीड मेकिंग हो रहे थे, जिनको हम मनके कहते हैं। शेल कटिंग हो रही थी, मेटल वर्किंग हो रही थी, सील मेकिंग हो रही थी, एंड वेट मेकिंग हो रही थी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उस टाइम पर परफॉर्म की जा रही थी। कहते हैं कि बीड्स बनाने के लिए जो जो मेटल्स यूज़ हो रही थी, उन मेटल्स की हम बात करेंगे। वन इज़ जैस्पर, ये एक तरह की मेटल हुआ करती है। क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीट। इन मेटल्स को क्या किया जा रहा था? इन स्टोन्स को क्या किया जा रहा था? यूज़ किया जा रहा था बीड्स बनाने में। एक था कार्नेलियन। इन स्टोन्स को यूज़ किया जा रहा था बीड्स मनके बनाने के लिए। कौन कौन से थे? जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीट एंड कार्नेलियन। और कुछ मेटल्स को भी यूज़ किया जा रहा था क्राफ्ट प्रोडक्शन में। वो मेटल्स कौन कौन सी थी? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, फेंस, टेराकोटा एक्सेट्रा। इन मेटल्स का यूज़ किया जा रहा था क्राफ्ट प्रोडक्शन में। और जो बीड्स से वो 2 या 3 स्टोन को मिलाकर उनको कैसे जोड़ा जाता था? या तो वो सीमेंट से जोड़ा जाता था, ऐसे इनको आपस में क्या कर दिया जाता था? जोड़ दिया जाता था। या तो वो सीमेंट को यूज़ करके जोड़ दिया जाता था, या फिर वो वेल्डिंग जैसे फायर का यूज़ करके या गोल्ड का यूज़ करके उन्हें क्या किया जाता था? एक साथ जोड़ दिया जाता था। और जो इनकी शेप्स हुआ करती थी, वो शेप्स कैसी हुआ करती थी? डिस्क शेप हुआ करती थी, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, एंड सेगमेंटेड। इन सारी शेप्स की हम बात करेंगे अभी। डिस्क जो होती थी, आपने डिस्क देखी होगी ऐसे, एंड सिलेंड्रिकल आपने मैथ में बनाए ही होंगे, स्फेरिकल सर्कल, एंड बैरल शेप जो होती थी वो एक ढोल की किस्म की शेप हुआ करती थी, लाइक दिस। एंड सेगमेंटेड, जो सेगमेंट्स को जोड़कर क्या बनाया जाता था? शेप्स बनाई जाती थी। जैसे ये हो गया, ये हो गया, यानी लाइंस को जोड़ के, सेगमेंट्स को जोड़ के जब शेप्स बनाई जाती थी, डैट इज़ सेगमेंटेड। तो हमने यहाँ बात की बीड्स के लिए जो जो स्टोन्स यूज़ किए जाते थे वो थे जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीट, कार्नेलियन। एंड मेटल्स कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, फेंस एंड टेराकोटा। शेप्स कौन कौन सी थी? डिस्क, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड एंड सेगमेंटेड। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स की। बीड्स को कैसे जोड़ा जाता था?
मैंने आपको ऊपर भी बताया अभी बीड्स को कैसे जोड़ा जाता था, या तो सीमेंटेड लेयर लगाई जाती थी या फिर फायर का यूज़ करके या गोल्ड कैप का यूज़ करके क्या किया जाता था, इन बीड्स को जोड़ा जाता था। अब हम बात करेंगे ड्रिल्स की, यानी ये कुछ फेमस या कुछ स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी पाई गई थी। और वो जो ड्रिल्स थी वो कहाँ पाई गई, झनुदारों में, लॉथल में, एंड धोलावीरा में। इन ड्रिल्स को पाया गया था। अगर हम उसकी बात करें शेल्स की, ये जो शेल्स थी मेनली किस लिए यूज़ की जाती थी, बैंगल्स मेकिंग, जो वुमेंस के लिए बैंगल्स बनाई जाती थी उसमें यूज़ की जाती थी। और ये जो शेल्स थी वो कहाँ पर पाई जाती हैं, नागेश्वर एंड बालाकोट। ये दो एरिया ऐसे एरिया हैं जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाता था, इजीली शेल्स मिल जाती थी। और इन शेल से वो क्या बनाया करते थे, बैंगल्स को बनाया करते थे ड्यूरिंग मोहनजोदारो सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम ये बात करेंगे कि इन सेंटर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, कैसे पता चला कि उस सिविलाइजेशन के टाइम ये सेंटर्स बनाए गए थे या बने हुए थे। मतलब ये चहुंदारों से, लॉथल से, धोलावीरा से क्या क्या मिला बैंगल्स मेकिंग के लिए, शेल्स, नागेश्वर, बालाकोट से क्या कहता है कि जब ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही थी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना वो काफ़ी केयरफुल लोग थे। तो वो जो कुछ भी मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोड्यूस करते थे, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता था ना, वेस्ट मटेरियल, उस वेस्ट मटेरियल को भी वो वेस्ट नहीं किया करते थे, उससे भी कुछ ना कुछ और नई चीज़ बना लेते थे। लेकिन फिर भी क्या होता था, उसके कुछ ना कुछ रिमेन्स जो थे वो वेस्ट हो जाते थे, और वही रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, जिनसे उन्हें ये पता चला कि कौन सी चीज़ कहाँ पर या कौन सी चीज़ कहाँ पर मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस की गई है। इन इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हुआ था। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। प्रोक्यूरिंग का मतलब किसी चीज़ को अवेलेबल करवाना, यानी मटेरियल्स को, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किया जाता था उसको कैसे प्रोक्यूर किया जाता था। तो जो क्ले थी वो लोकली अवेलेबल थी वहाँ पर, जैसे स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया या मेटल्स हो गई, उनको वो बाहर से मंगवाया करते थे। यानी जो क्ले थी, सैंड थी, वो लोकल एरिया के ही मटेरियल था। एंड जो टिम्बर, स्टोन या मेटल हुआ करती थी वो आउटसाइड से प्रोक्योर किया करते थे। इसके लिए वो ट्रांसपोर्ट मोड भी यूज़ किया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि बुलक कार्ट्स को यूज़ किया जाता था एज अ लैंड ट्रांसपोर्ट मोड, एंड रिवराइन रूट्स के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट मोड को प्रोबेबली यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। तो ये स्ट्रेटजीज थी मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए। ये तो वो मटेरियल्स थे जो वहाँ पर लोकल एरिया में अवेलेबल थे। ये भी कहा जाता है कि ये कुछ मटेरियल्स को क्या करते थे, बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट मंगवाया करते थे, सब कॉन्टिनेंट से मंगवाया करते थे। अब हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से आई है। जैसे हमने लास्ट पढ़ा कि नागेश्वर, ये नोट डाउन प्लीज़ कर लें, ये आपके MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। नागेश्वर एंड बालाकोट से वो क्या लेते थे, शेल्स लेते थे, जिसको वो बैंगल्स मेकिंग में यूज़ किया करते थे। एंड द अदर थिंग, आपको मैंने अफ़गानिस्तान की एक सिटी बताई थी अगर याद हो तो, दैट इज़ शोतुगाई। शोतुगाई से वो एक बहुत ही प्यारा स्टोन मंगवाया करते थे जिसको हम लैपिस लजूली कहते हैं। आपने +1 में भी ये पढ़ा होगा। लैपिस लजूली एक ब्लू कलर का स्टोन होता है जो काफ़ी कीमती स्टोन होता है। इसको वहाँ से मंगवाया जाता था।
लोथल से क्या मंगवाया जाता था, हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया। लोथल से क्या थी, ड्रिल्स मिली थी। क्या क्या था मिनरल्स, क्या क्या मिनरल्स मिले थे वहाँ से, कैनिलियन मेटल मिली थी एंड स्टीड जो था लोथल से वो क्या मंगवाया करते थे, यानी वहाँ से क्या ड्रिल किया था उन्होंने, कैनिलियन स्टोन किया था। स्टीड जो था यानी एक स्टोन जो था वो कहाँ से मिला था इन्हें, राजस्थान से मिला था और नॉर्थ गुजरात से मिला था। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो राजस्थान था वो कॉपर में काफ़ी रिच था, तो राजस्थान से और क्या आ रहा था, कॉपर आ रहा था। और जो मेटल हुआ करती थी गोल्ड, अगर आपको पता हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड आता था वो कहाँ से आता था, कर्नाटका से आता था। तो उस सिविलाइजेशन के टाइम पे भी जो गोल्ड आता था वो कर्नाटका से आता था। इससे रिलेटेड एक साउथ मूवी भी बनी है, जिस मूवी को KGF के नाम से जाना जाता है, उसमें ये सारा कुछ बताया है और इसकी 2 सीरीज़ हैं। तो ये जो गोल्ड था वो काफ़ी टाइम तक कर्नाटका से ही सप्लाई हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे ये दूसरी जगह से भी आने लगा। तो गोल्ड जो मेटल थी वो कर्नाटका से सप्लाई होती थी, यानी साउथ रीजन से सप्लाई होती थी इंडिया के। तो ये सारी चीज़ें थी जो वहाँ पर मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए क्या की जाती थी, स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती थी। कल हम आगे डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 12 तक कवर हो जाता है, कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो चीज़ें हैं ये लर्न करने की चीज़ें हैं, इसे प्लीज़ स्किप मत करें, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।